हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शेडू टाइम। तो मुझे कई सारे कमेंट्स आए थे, सर क्लास टेंथ की केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड कीजिए। सर वी वांट क्लास टेंथ केमिस्ट्री, प्लीज़ प्लीज़ सर। तो ऑन पब्लिक डिमांड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस पूरे चैप्टर में वॉट एवर इज़ देयर जो कि 11-12 तक काम आएगा, इवन इन IIT JEE, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो ये क्लास टेंथ केमिस्ट्री की पहली वीडियो है एंड ऑन पब्लिक डिमांड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेस देन 5 सेकेंड्स। बस सब्सक्राइब करना और लाइक बटन हिट कर दें। लाइक बटन लास्ट में भी आप हिट कर सकते हो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो। बहुत मेहनत लगती है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर समझ गए ना चीज़ चल क्या रहा है, कैसे बनाना है, बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है। और मैं वो सारे ट्रिक्स, सारे टिप्स, जितने भी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझनी है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट एंड यू विल बी अ मास्टर इन दिस चैप्टर। ओके, so let's start with the video. So let's start with the chapter, and the chapter is chemical reactions and equations. ये चैप्टर है हमारा क्लास टेंथ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। बिफोर इंडल्जिंग गोइंग इनटू दिस चैप्टर, ये है क्या चैप्टर, पहले समझते हैं कि चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या कहता है। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या होते हैं। ऑब्वियस डाउट्स, सर पहले ये तो बताओ होते क्या है, तब जाके करेंगे कि अच्छा इसको क्या किया, क्या कैसे क्या किया जाता है। पहले ये तो समझे होते क्या है। ठीक है, अभी समझाता हूँ। एलिमेंट्स इतना तो पता है, कंपाउंड्स वो भी पता है। अब क्योंकि जैसे केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस होते हैं, तो उतने बड़े बड़े रिएक्शंस को वर्ड्स में लिखना, FeIRONSULPHID अपॉन हीटिंग गिव्स Fe, ऐसे करके आयरन मतलब कार्बन प्लस सल्फर गिव्स कार्बन सल्फाइड डाइसल्फाइड, ऐसे करके लिखना इन वर्ड्स इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब। साइंटिस्ट को भी लगा यार इतना कौन मेहनत करने जाएगा, इतना कौन मेहनत करने जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करो, ऐसा बनाओ कि एक सिस्टम भी बन जाए, साथ में इतना मेहनत भी नहीं लगे क्या करने में, लिखने में। अब अगर मैं कहूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स थ्रू हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इक्वेशन तो सही है, कार्बन ऑक्सीजन को साथ में हीट करो तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। लेकिन इतना बार बार लिखना और हर एक उस रिएक्शन में लिखना जिसमें कि ये चीज़ हो रहा है, या हर एक उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारे रिएक्शन से निकलते हैं, जितना भी बाइकार्बोनेट्स है उसको हीट करेंगे या कार्बोनेट्स को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले। सो हर एक चीज़ को वर्ड्स में लिखना बहुत लेंदी हो जाता है। जैसे साइंटिस्ट ने कहा कि ना, हम ऐसे नहीं करने वाले, हम एक छोटा सा इसका तरीका बनाएंगे। क्या तरीका, वो तरीका जिससे कि हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाए। अब लिखने के लिए तो कार्बन तो लिखे ही हैं, रिएक्शन तो यही रहेगा, लेकिन मैं इतने बड़े रिएक्शन को नहीं लिखूंगा, मैं इस पूरे एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करूंगा, और वो सिंबल कुछ भी हो सकता है। फिर ऑक्सीजन के लिए भी मैं कुछ एक सिंबल यूज़ करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं कुछ ऐसा एक सिंबल यूज़ करूंगा जिससे कि ये इतना बड़ा रिएक्शन छोटा हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले डाल्टन ने सोचा कुछ करने का। तो डाल्टन के भी सिंबल्स थे,
ऐसे करके डाल्टन ने भी कुछ सिंबल्स बनाए थे, राइट। ऐसे डाल्टन ने बहुत सारे सिंबल्स बनाए थे, लेकिन वो ज़्यादा सिंबल्स बना नहीं पाए। अब कितने सिंबल्स कितने बनेंगे, कितने पैटर्न तुम सोच पाओगे एक सिंबल में? पॉसिबल नहीं है। 118 एलिमेंट्स है, सर्कल के अंदर 118 पैटर्न समझ लोगे? हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? अगर समझ भी लोगे तो उतना पैटर्न हर एक केस में ड्रॉ करना इज नॉट दैट इजी। तो डाल्टन के जो सिंबल्स थे वो भी डिस्कार्ड कर दिए गए कि ना भाई, इनसे काम नहीं बनने वाला। बाद में धीरे धीरे, पहले तो अल्केमिस्ट थे, वो अपने मतलब वर्ड्स में जनरली लिखते थे। फिर डाल्टन ने सोचा सिंबल्स का, डाल्टन का भी रिजेक्ट हो गया। देन लेटर धीरे धीरे सोचा गया कि जे बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे मत करो, इंग्लिश जो लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, वर्ड जो है, उसका जो पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको उसका सिंबल बनाओ। ये जे बर्जीलियस ने कहा था। सो ठीक है, सिंबल तो बना दिया हमने। अब उन्होंने कहा कि देखो, सिंबल तो बन गए, अब अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स सेम वर्ड्स एंड सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तब क्या करें? तो उस केस में जे बर्जीलियस का ये राय था कि उनके फर्स्ट 2 लेटर्स उठाओ। मतलब अगर मैं कहूँ कार्बन, क्लोरीन, कैल्शियम, कैडमियम और क्रोमियम, और कोई सी से कॉपर, और कोई है सी से, नहीं, इतने में पहले बात कर लेते तो एक आइडिया हो जाएगा कि क्या एक्चुअली में सिंबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, ये जो चीज रिप्रेजेंटेशन हुआ, एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं सिंबल। एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन पे जो बात चल रही थी कि पहले अल्केमिस्ट ने कहा, वो वर्ड्स में यूज करते थे, फिर अल्केमिस्ट मतलब जो प्रीवियस एरा के केमिस्ट्स थे, मतलब जो रीसेंट मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं, उस समय तक, उनके समय तक मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं बनी थी। उनके समय जो पर्टिकुलर टाइम था जब से कि मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, उसके पहले के जो साइंटिस्ट थे वो अल्केमिस्ट कहलाते। तो दे यूज्ड वर्ड इक्वेशंस। नाउ जॉन डाल्टन ने ट्राई किया सिंबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, तो जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड सिंबल। तो जॉन डाल्टन का भी नहीं, रिजेक्ट हो गया। अब लेटर जे बर्जीलियस का जो कहना था कि हाँ, अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक लेटर से डिनोट करो। किस लेटर से? उसके फर्स्ट लेटर से डिनोट करो, ठीक है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके फर्स्ट लेटर से डिनोट कर दिए। अब अगर बहुत सारे एलिमेंट सेम लेटर से शुरू हो तो सारे के साइन सेम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, उस केस में एक को तो तुम डिनोट करो फर्स्ट लेटर से, लेकिन बाकियों को उनके फर्स्ट 2 लेटर से डिनोट करो। तो जैसे कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है, क्लोरीन का जो होता है वो Cl होता है, ठीक है। कैल्शियम का जो होता है वो कैलिक्स, जो इसका लैटिन नेम है, उससे लिया गया है, एंड दैट इज Ca। कैडमियम का Cd होता है, क्रोमियम का Cr होता है, कॉपर का Cu होता है। ये भी इसके लैटिन नेम कुप्रम से लिया हुआ है, क्यूप्रम। सो बेसिकली जे बर्जीलियस का कहना था कि ठीक है, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स सेम लेटर से शुरू हो रहे हो तो तुम उन एलिमेंट्स के वर्ड के बीच का कोई लेटर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो पहला लेटर है सिंबल का, दैट इज ऑलवेज इन कैपिटल, और उसके बाद अगर कोई सा भी स्मॉल लेटर हो, AR हो, A हो, L हो, whatever is there, D हो, whatever, so जो नेक्स्ट जो लेटर होगा, अगर एक पर्टिकुलर सिंबल C है तो इसका मतलब तो ठीक है कार्बन है,
लेकिन अगर 2 लेटर का सिंबल है, जैसे ये सारे 2 लेटर के सिंबल है, तो अगर 2 लेटर का सिंबल है एंड देन यू प्लेस दिस लेटर ऑल्सो इन कैपिटल, तब क्या होगा? अब जैसे एक और एग्जांपल है सी से, कोबाल्ट। कोबाल्ट का होता है CO, ठीक है। अब अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं, C, और अगर मैं O लिख दूं ऐसे, देन दिस वुड मीन इन केमिस्ट्री कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं दोनों ही लेटर्स को कैपिटल में लिखूं, बट इफ आई राइट C in capital and O in small, then this will mean the element cobalt। जो कोबाल्ट एलिमेंट है उसको डिनोट करेगा। अभी क्या हो रहा है, अगर दोनों ही कैपिटल में हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, वो एक कंपाउंड है। पर अगर कोबाल्ट को डिनोट करना है जो कि एक एलिमेंट है, देन वी वुड नीड C in capital and O in small। तो ये भी आप हमेशा याद रखना कि कभी भी सिंबल को ऐसे वैसे मत लिखना। अब अगर मैं CO लिख दूं तो CO, ऐसे तो CO कोई आयन नहीं है, लेकिन फिर भी कीटोन ग्रुप में CO ऐसे करके होता है। सो इन दैट केस व्हाट विल देयर की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 है, ठीक है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड इफ आई से कि मैं दोनों को ही, यहाँ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं CO दोनों ही को स्मॉल कर दूं तो ये कुछ नहीं बनेगा। इट वुड बी, कुछ रहेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक कम से कम एक पर्टिकुलर लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर ये ऐसा रहता देन इट वुड बी 2 एटम्स ऑफ कोबाल्ट, राइट, कोबाल्ट। बट अगर दोनों ही स्मॉल है देन इट वुड मीन नथिंग। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री उसे नहीं मानता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यही डिटरमाइन करता है कि कब, और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज IUPAC, ये कहता है कि अगर कोई नया कुछ फॉर्म हुआ तो नेमिंग जो होता है वो यही ऑर्गेनाइजेशन करता है। जे बर्जीलियस का भी कोई ना कोई रिश्ता नाता है इस ऑर्गेनाइजेशन से। अब कुछ रूल्स जे बर्जीलियस की नेमिंग सिस्टम पे, वो कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। ज़्यादातर तो हमने डिस्कस कर ही लिया। पहला रूल कहता है द फर्स्ट लेटर of any element symbol must be in capital form if many elements start with the same letter, then the symbol contains 2 letters. One first in capital and second in small. ये 2 मेन रूल्स थे जे बर्जीलियस ने जो दिए थे। क्या? जे बर्जीलियस ये नाम था, स्पेलिंग ये जे बर्जीलियस, स्वीडिश केमिस्ट थे, फादर ऑफ द नेमिंग सिस्टम जे बर्जीलियस। तो ये 2 रूल कहते क्या हैं? कहते ये हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अब चाहे क्लोरीन लो
या कोबाल्ट लो या कैडमियम लो या क्रोमियम लो या कॉपर लो या कैल्शियम लो, सारे के फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. If many elements start with the same letter, then their symbol contains two different letters, first in capital form and second in the small form. क्योंकि अगर दोनों कैपिटल हो गए then it would simply mean कि एक कैपिटल का ये, एक कैपिटल ये, मतलब एक जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है that is another element 1 है वो कुछ, and the second capital letter is another element. तो मतलब इन दैट केस वो अलग ही चीज हो जाएगी. अगर तुम कभी चाहोगे कोबाल्ट को किसी चीज से रिएक्ट कराना, देन इफ यू राइट दिस देन इट वुड मीन कि तुम कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी चीज से रिएक्ट करा रहे हो, सो यू डोंट वांट दैट. तो इनके नियम फॉलो करना है बस, क्योंकि यही पूरी दुनिया फॉलो करती है और यही एक सिस्टमेटिक तरीका भी. सच में केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा सिस्टम, मतलब बेस तो यही है. होंगे और भी तरीके होंगे, बट बेस्ट तरीका यही है. IUPAC का यही है. बहुत अब जैसे IUPAC खुद के नेमिंग्स तो करते ही है, बट कॉमन लोग भी उसको कुछ नेम कर देते हैं. जैसे नॉर्मल जैसे अल्कोहल लो, सो IUPAC का नाम है इथेनॉल, बट इथाइल अल्कोहल. IUPAC ने जो नाम दिया इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, बट हम उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल नॉर्मल. तो कॉमन नेम जो है, कॉमन जो बोलचाल में बहुत केमिकल्स का नाम लिया जाता है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द IUPAC हैज नेम्ड इट. अब जैसे टीयर गैस, क्लोरोपिक्रिन या एजोट गैस. अब नाइट्रोजन का नाम IUPAC तो नाइट्रोजन रखा है, बट व्हाट डू वी कॉल इट समटाइम्स, एजोट गैस. तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि कॉमन लोग भी यूज़ करते हैं, बट ऐसे सिस्टमेटाइज्ड कोई तरीका हो सकता है अलग होगा, बट दिस इज़ द बेस्ट वन. सो आई वुड रिकमेंड कि दुनिया यही करती है तो तुम भी यही करो, और कुछ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. तो अगर मार्क्स चाहना है, फॉलो. सी बेसिकली पढ़ाई में बहुत बार यू हैव टू टेल योर माइंड कि नहीं ऐसा होता है तो होता है. अब जैसे फिजिक्स में बहुत कॉन्सेप्ट्स तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, सो एट दैट मोमेंट यू विल हैव टू टेल ऐसा होता है तो होता है, बस इसे याद कर लो. बहुत बार ऐसा आएगा. अब हम कहाँ थे, हम सिंबल पे थे. अब सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या बताता है सिंबल, हमें क्या बताएगा, बस नाम है, बस नाम बताता है. पहला तो नाम बताते हैं, चलो ठीक है नाम बताते हैं. दूसरा क्या बताता हूँ. अब अगर मैं सिंबल को ये कहूँ कि ये एलिमेंट का डिनोशन है, अब ये सिंबल एक्चुअली होता है एक एटम का डिनोशन. वन एटम के लिए ये यूज होता है. मतलब हुआ क्या, अभी समझाता हूँ. इट ऑल्सो डिनोट्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. एक एटम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का भी वो डिनोट करता है. व्हाट एल्स डज इट डिनोट. सी बेसिकली मैंने अभी एटम के बारे में क्या कहा, इज दैट it also denotes one atom of a particular element. एलिमेंट का अगर मॉलिक्यूल उठा लिया जाए तो डिफरेंट एटम से मिलके बने. तो अगर डिफरेंट एटम्स ने कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाया, जैसे क्लोरीन का होता है Cl2 मॉलिक्यूल होता है, तो यानी कि दो, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एटम्स मिल करके एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाया. यानी कि Cl के साथ एक Cl मिला हुआ है, एंड देन दे फॉर्म अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. तो ये जो पर्टिकुलर एक Cl जो रिप्रेजेंट करता है वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है Cl, एंड दिस पर्टिकुलर आल्सो रिप्रेजेंट अ सिंगल एटम. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. नाउ अब और क्या क्या डिनोट करता है एक एलिमेंट. जैसे अब अगर मैं कहूँ
कि C पहला कार्बन डिनोट करता है, दूसरा 1 एटम ऑफ कार्बन डिनोट करता है। अब अगर कोई 1 एटम डिनोट कर रहा हो तो 1 एटम का मास भी तो डिनोट कर रहा होगा। थिंक ओवर इट, अगर कोई पर्टिकुलर चीज 1 एटम के लिए है तो उस 1 एटम का मास के लिए भी तो यूज हो सकता है। अगर कोई चीज इस मार्कर के बदले यूज हो, अगर जैसे मैं कहूँ कि इस मार्कर के बदले मैं पेन लूँ, तो मार्कर को अगर पेन रिप्रेजेंट कर रहा है तो जैसे मार्कर लिख सकता है वैसे पेन भी तो लिख सकता है। तो मार्कर जैसे लिखने के काम भी आता है, पेन लिखने के काम भी आता है। सो इन द सेम वे अगर कोई चीज एक एटम को डिनोट कर रहा है, किसी चीज को डिनोट कर रहा है, तो वही पर्टिकुलर चीज उसके मास को भी डिनोट कर रहा है, क्योंकि चीज तो वही है। अगर कोई चीज इस पर्टिकुलर बॉल, कोई एक बॉल है लेट से, उसको डिनोट कर रहा है, इस बॉल को मैं कहूँ BALL बॉल, तो एक नहीं, अगर एक पर्टिकुलर लेटर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करूँ कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को हमेशा रेफ़र करूँगा इसी लेटर से, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के मास को भी तो हमेशा इसी लेटर से रेफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि चीज़ तो सेम ही है। तो बस यही एक और चीज़ है कि एक पर्टिकुलर ये जो सिंबल है, द सिंबल also represents the mass of one atom of the element। क्या रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। अब हमारा सिंबल खत्म हुआ है, अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है वो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब एक जैसे एक एलिमेंट को डिनोट करता है सिंबल, सिंबल किस चीज के लिए? एलिमेंट के लिए। वैसे ही फॉर्मूला इज फॉर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जैसे कोई कहे Cl2O2 H2 CH4 CO2, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। इसका मतलब क्या है? Cl2, पहली बात तो ये एक फॉर्मूला है, ये सिंबल नहीं है। सिंबल एक एलिमेंट के लिए होता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर्स कुछ नहीं लगे रहते हैं। हाँ, अब एक और बात बीच में आई गई, Cl2 2Cl2 2Cl और इन सारे का मतलब क्या है? या मैं ऐसे कहूँ कि H2 2H2 2H, इन सारे का मतलब क्या है? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ही करेंगे। पहले इसको खत्म करते हैं, सिंबल क्या होते हैं, एंड देन वी विल कम टू दैट, बिकॉज उस पर्टिकुलर को समझने में ये बहुत हेल्प करेगा। Cl2 ये एक फॉर्मूला है, पहली बात तो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ क्लोरीन। अगेन जो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है वो एक मॉलिक्यूल के मास को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। So it also represents mass of one molecule of chlorine. ठीक है, now if it can represent one molecule of chlorine, तो एक क्लोरीन, अभी मैंने आपको क्या बताया, Cl2 is 2 Cl एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, राइट? So 2 Cl atoms combine to form a molecule of Cl। ठीक है, तो यहाँ पे C, you can see है, अगर H2 है तो 2H atoms combine to form a single H molecule। ये भी हमें कन्वे हो रहा है। So it also conveys the atomicity। अब atomicity क्या हुआ? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ
एटम्स हैं दैट इज एटॉमिसिटी. सो एटॉमिसिटी ऑफ Cl ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ मोर एवर अगर और देखा जाए इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अगर कोई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वन मोल मॉलिक्यूल का भी मास रिप्रेजेंट कर. ये मोल कॉन्सेप्ट एक अलग चीज है. अगर देखें लेट्स सी, अभी जैसे बता दो कार्बन का 12 AMU मास होता है. ये है एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, मतलब बना दिया गया कि हाँ ठीक है, एक अब इतने छोटे होते हैं एक एक एटम के मास कि क्या इन्हें ग्राम्स में मेजर किया जाएगा. तो साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ग्राम्स में उतना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बहुत छोटे क्वांटिटी है, ग्राम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी. तो एक यूनिट ही बना दिया AMU. ठीक है, तो C का जो एक्चुअल मास है वो ये है, लेकिन जो उसका मोलर मास है ये एक नाम है. मोलर मास अभी बस आप ऐसे समझो कि एक नाम है, बस मोलर मास बस एक नाम है. मोलर मास जो है वो 12 ग्राम होता है. मतलब मास तो 12 ही है, पहले AMU में लिखाता था अब ग्राम में लिखा रहा है. तो बस पहले ये एक्चुअल उसका एक पर्टिकुलर का मास था इन दिस यूनिट. अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर यूनिट में आ गया. अब जरा एक बार सोचो, क्या एक पर्टिकुलर कार्बन एटम, एक कार्बन का एटम का मास 12 ग्राम हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं ना हो सकता है. नहीं तो इंसान तो पूरा ही कार्बन से बना है. ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोकार्बन से सब कुछ बने. तब तो फिर हमारा मास तो पृथ्वी के बराबर होना चाहिए. नॉट जोकिंग. अगर एक एटम 12 ग्राम का हो गया तो हमारे अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं. समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सो बेसिकली कुछ तो होगा. मतलब हो सकता है कि कार्बन के बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स मिल करके ये पर्टिकुलर मास डिनोशन है. एग्जैक्टली कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जब कंबाइन करते हैं तब उन पूरे का मास होता है 12 ग्राम. मतलब चीज तो सेम ही है, नंबर दोनों ही केस में सेम ही है, बट यूनिट जो है वो अब ग्राम में आ गया. क्यों ग्राम में आया? क्योंकि हमने इतने सारे कार्बन के एटम्स ले लिए तो ये 12 ग्राम हो गया. तो अब जो चीज इसको रिप्रेजेंट कर सकता है, इस पर्टिकुलर मास को, वो चीज इस मास को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. तो दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट द मोलर मास ऑफ Cl. ये भी रिप्रेजेंट हो सकता है. लेकिन हाँ, ऐसे एग्जैक्टली तुम्हें पता होना चाहिए. जैसे क्लोरीन का होता है 35.5 होता है. तो इफ यू नो दिस मास ओनली देन कैन यू कैलकुलेट द अदर टाइप्स ऑफ मासेस. क्यों? बिकॉज अब एक पर्टिकुलर चीज का मास पता होगा तभी ना 1000 चीज का मास बना होगा. तो वो याद करने पड़ेंगे. तो वो हम जब एटम्स मॉलिक्यूल्स चैप्टर जब पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू. अभी तो बस फॉर्म के केमिकल इक्वेशंस में ये बहुत यूज होगा. मोलर मास होगा, देन C अगर कार्बन का नेम होगा 1 एटम रिप्रेजेंट करेगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन का रिप्रेजेंट करेगा, या एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज द सेम, 12 ग्राम कार्बन रिप्रेजेंट करेगा. ये हो गया सिंबल ऑफ फॉर्मूले. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या था हमारा? ये था हमारा क्वेश्चन. H अभी मैंने बताया, H मतलब खाली H है, तो मतलब ये 1 एटम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. H2 है मतलब 1 मॉलिक्यूल. ये क्या है? फॉर्मूला है. अब किसी भी चीज में अगर इस साइड कोई नंबर आ जाए, जैसे अगर इधर 2 आ जाए, then that means twice of this thing. मतलब 2 particular this things are there. अगर मैं कहूँ कि this plus this, कोई 2 चीज है कॉम्बिनेशन में,
देन उसका जो आएगा दैट इज 2 टाइम्स दिस, मतलब अगर दो चीज है अलग अलग, जैसे कहते हैं ना मैथ्स में a प्लस ए इज 2a, राइट? तो सेम वे a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है, बट अगर 2a लिखा है देन दैट डज नॉट मीन कि a2 और 2a, a2 कहाँ 2a कहाँ, डोंट एवर कंफ्यूज विद दैट, नहीं तो पूरा केमिस्ट्री गुल हो जाएगा। जैसे मैथ्स में a प्लस ए 2a होता है, वैसे यहाँ पे भी a प्लस ए 2a होता है, मतलब अगर 2H2 लिखा है मतलब ट्वाइस ऑफ H2, मतलब क्या हुआ कि दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स, गॉट इट? अब ट्वाइस ऑफ H क्या है, एक एटम के लिए रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि इस पूरी चीज का क्या हुआ, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, गॉट इट? चलिए अब आते हैं केमिकल इक्वेशन, अब बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर। नाउ द टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस। अभी रिएक्शंस, इक्वेशंस तो बाद में बनाएंगे, पहले रिएक्शन तो करा दे तब ना उसका इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? पहले रिएक्शंस कराते हैं। क्या रिएक्शंस? व्हाट आर रिएक्शंस? एनी केमिकल चेंज थ्रू विच न्यू प्रोडक्ट्स with distinct properties are formed. प्रॉपर्टी सेम नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए, न्यू सब्सटेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करता है, हाइड्रोजन कंबसिबल है, वाटर आग बुझा देता है, तो ऐसे टाइप के जो रिएक्शंस हैं जो कि कहीं से शुरू होते हैं कहीं के प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं, या जिनसे कि नए सब्सटेंस बन जाते हैं, वो सारे जो केमिकल चेंजेस हैं उन्हें केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है इन केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस भी समझ आ गया हमें। अब लेट्स सी, जैसे एक दो केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसे क्या कहते हैं? ऐसे टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब साथ साथ हम केमिकल इक्वेशंस भी डील करते जाते हैं तो आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। केमिकल इक्वेशंस आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन अ केमिकल चेंज। एक लाइन में केमिकल इक्वेशन वो सारी चीज बताता है जो कि केमिकल चेंज में हो रही है। हाइड्रोजन हमेशा केमिकल चेंज में फॉर्मूले लिए जाते हैं, हर एक चीज का फॉर्मूला लिया जाता है। हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का मतलब एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, वाटर का H2O होता है। तो एक हमेशा केमिकल रिएक्शंस में फॉर्मूले लिए जाते हैं। क्लियर? एक थंबनेल हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये रिएक्शन अगर आप देखें कि H का यहाँ पे 2 एटम है, ठीक है, मतलब अब एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 एटम्स ऑफ H, 2 एटम्स ऑफ H, ठीक है। H तो ठीक है, ठीक ठाक है, दोनों तरफ से। अगर इधर देखा जाए 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और इधर एक ही एटम है। अब हमें ये भी पता है एक और इम्पोर्टेंट चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि केमिकल रिएक्शन में ना तो मास लूज हो सकता है ना ही तो गेन हो सकता है। वी आर नॉट कंसिडरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि उसमें मास लॉस और गेन होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अभी हम फिलहाल नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जहाँ की मास न ही तो गेन हो सकता है न ही तो लूज हो सकता है। तो इस केस में 2 एटम है ऑक्सीजन के, अब इधर तो एक ही एटम है तो मास तो इधर लूज हो गया, एक एटम का मास तो ऑक्सीजन का लूज हो गया। तो अब इसका मतलब अब हो तो यही रहा है, रिएक्शन तो यही है, तो अब ऑक्सीजन गया किधर? ऑक्सीजन कहीं उड़ नहीं गया, रिएक्शन ही हमने गलत लिखा। क्या गलत लिखा?
क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं सबसे पहले स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल या अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। मतलब वो रिएक्शन जो कि अभी तक बैलेंस नहीं हुई है। रिएक्शन हो तो यही रहा है, रिप्रेजेंट तो हमें फॉर्मूला से ही करना है, लेकिन अब इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेशन को जो है वो बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, तब संतुष्टि होगी कि ना तो मास गेन हुआ ना तो मास लूज हुआ। अभी दिख रहा है कि मास तो लूज हो गया, तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग में हमेशा कहीं भी अंदर में कुछ नहीं चेंज हो सकता, हमेशा बाहर की तरफ ही चेंज करेंगे हम। मतलब जैसे मैंने कहा था ना a+a 2a, तो बस हमेशा हम बाहर की तरफ ही a को बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे इक्वेशंस में जैसे यहाँ पे O है, O का एक एटम है, तो अब इससे अगर कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर, अगर यहाँ पे कोई सा भी नंबर डालेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, यानी कि वो इवन नंबर आएगा। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर डालना पड़े जिससे कि पहले O इवन हो तब जाकर के ना इधर बैलेंस किया जाए। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर मैं इधर 2 डाल दूं, और हमेशा सिंपलेस्ट होना चाहिए रेशियो, हमेशा जो भी यहाँ पे डालेंगे हम, जो भी नंबर्स डालेंगे उन, पहले बात तो इन सारे जो हम डाल रहे हैं यहाँ पर, इन सारी चीज़ों को कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, पहली बात तो इन्हें स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं, जो भी नंबर्स हम डालते हैं इन टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले 2 वी आर पुटिंग ओवर हियर, एंड देन वी अगेन चेक कि अब कौन सा अनबैलेंस्ड है। अब इधर O का कितना हो गया, 2 एटम्स ऑफ O, इधर कितना है 2 एटम्स ऑफ O, जो ठीक है। अब O तो बैलेंस है, चलो यहाँ पे 1 डालो नहीं डालो बात बराबर ही है, O बैलेंस है। अब इधर H का कितना हो गया, 2 × 2 4 एटम्स हो गए। अभी तो H का 2 ही है, मतलब इसको H को बैलेंस करना है, तो उधर 4 है, तो इधर अगर मैं 2 डाल दूं तो क्या बैलेंस हुआ, हो गया। तो ये जो बैलेंस्ड रिएक्शन है, 1 डालूं या नहीं डालूं बात बराबर है, दैट बैलेंस्ड रिएक्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ये होता है केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये जो चैप्टर है इसमें केवल बैलेंसिंग और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, और जितने भी है वो सब आसानी है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस। बैलेंसिंग तो हमने सीख ली। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, C+H2O gives C6H12O6 plus O2। ये जो रिएक्शन है ये कहता क्या है, मतलब है तो रिएक्शन कोई, हाँ अब ठीक है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्शन यही है। अब सी यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। अब मैं अगर इस रिएक्शन को सही से देखूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, तो मतलब इसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसे आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें बैलेंस करने का। नहीं होगा पहली बार में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब वीडियो को स्टॉप करके बैलेंस कीजिए और हम इसे बैलेंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब अगर सबसे पहले देखें, इधर कार्बन एक ही है, इधर 6 कार्बन है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 12 हाइड्रोजन है। अब अगर हम कोई सा भी यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाएं, स्टोकियोमेट्रिक कोई भी नंबर अगर लगा दें स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ऑक्सीजन उसी हिसाब से चेंज करेगा, उस नंबर के हिसाब से। तो अगर ऑक्सीजन कुछ एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, यानी कि इस ऑक्सीजन पे हम वो कोएफिशिएंट चढ़ा सकते हैं। तो मतलब कि कोई बात बिगड़ेगी नहीं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर लगा दें। तो कार्बन को उधर 6 करने के लिए मैं इधर 6 लगा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन को उधर 12 करने के लिए इधर 6 लगा, क्योंकि फिर 2 × 6 12 हो जाएगा। तो ये सारा तो बैलेंस होगा। अब इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है फाइनली। ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर 12 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर 6 है, तो 12 + 6 18 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट्स
इस पार्ट को कहते हैं क्या, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कहते हैं इसे, रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और जो ये साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या बन रहा है, मतलब रिएक्शन फॉर्म्स व्हाट, तो फॉर्म्स व्हाट, तो दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब इस साइड देखा जाए तो अभी फिलहाल 6 है, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर मैं डालूं तो पहले तो 18 टोटल इधर भी आने चाहिए, और इधर 6 ऑलरेडी है, तो यानी कि मुझे एक्स्ट्रा कितने चाहिए, एक्स्ट्रा 12 चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा नंबर आए यहाँ पर जिस इंटू 2 इज 12, तो यहाँ पे अगर मैं 6 डालूँ तो बात बन जाएगी। तब फिर इधर क्या होगा, इधर 12 + 6 18 होंगे, इधर भी 12 + 6 18 ऑक्सीजन होंगे, तो अब सब कुछ बैलेंस हो गया। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। एक केमिकल चेंज हमें क्या क्या बताता है, जैसे अभी मैंने क्या कहा, जैसे अगर लिया जाए H2 + O2 gives H2O, बैलेंस करूं ये बनेगा। अब ये हमें ये बताता है कि पहले तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स प्लस 1 molecule of oxygen, right, gives 2 molecules of water। ठीक है, ये पहली चीज हमें एक इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन बताती है। दूसरी चीज, अब अगर कुछ मॉलिक्यूल डिनोट कर रहे हैं तो उसका मास भी ऑब्वियस सी बात है डिनोट करेगा। अब उससे पहले ठीक है, लेट्स से तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, तो 2 एटम का मास 2 होगा। अब 2 × 2 4 होगा, तो यानी कि 4 AMU मास है, 4 AMU ऑफ हाइड्रोजन प्लस कितना, ऑक्सीजन का 1 एटम का मास 16 होता है, तो 2 एटम्स का मास 32 होगा, 32 AMU। अब गिव्स, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, तो 2 एटम का मास 2 हो गया, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो ये टोटल 18 हुआ। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस 18 है, यानी कि 18 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है इंटू 2 अगर कर दिया है तो 36 हो गया मास, तो इधर आ गया 36 AMU। अब क्या आप इस रिएक्शन को आप देख के बताएं कि क्या मास कंजर्व्ड है, क्या मास कंजर्व्ड है, 4 + 32 gives 36, डन। अब तो मास कंजर्व्ड है, मतलब ये बैलेंस्ड रिएक्शन मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। अब इसीलिए एक रिएक्शन को बैलेंस भी किया जाता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाए। अब अगर कोई AMU में, अब जैसे मैंने कहा कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर किसी चीज के 2 चीज, अगर कोई चीज है, लेट्स से पेन है, 2 पेन अगर कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो अब जैसे मैंने क्या बताया था, मोलर मास में मैंने बताया था कि अगर 2 AMU किसी चीज का मास है तो 2 ग्राम मोलर मास होगा उसका, राइट। अब 2 ग्राम क्यों होगा, क्योंकि इस चीज का 6.022 × 10⁻23 एटम्स मिल करके या मॉलिक्यूल्स मिल करके, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर डालूं 6.022 × 10⁻23 से, तो क्या बनेगा, अगर मैं इंटू 6.022 × 10⁻23, मैंने इधर को भी किया, इधर को भी किया, इधर को भी मल्टीप्लाई किया, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, इस साइड को भी मल्टीप्लाई किया, इस साइड को भी मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पहले से 2 मॉलिक्यूल है, अब अगर इतने सारे मॉलिक्यूल हों किसी भी चीज के तो उसे कहते हैं 1 मोल। मतलब जैसे अगर 12 साइकिल को आप कहते हो डजन, तो वैसे अगर 6.022 × 10⁻23 साइकिल्स आ जाए आपके पास, तो उससे आप कहोगे 1 मोल साइकिल्स है मेरे पास, राइट। तो बस जैसे मॉलिक्यूल है, तो अभी फिलहाल 2 मॉलिक्यूल है, तो इतने अगर आ गए तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे,
अगर मैं इधर इधर छुपा दूँ तो अभी एक मॉलिक्यूल है H2 का, तो ये आ गया तो एक मोल हो गया, और अभी ये पहले से है 2, यानी कि 2 मोल है H2 के। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे कि हाँ, एक जो केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमें ये भी बताता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे दो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये हमें ये भी बता रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। क्यों? अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल्स हो गए तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 2 मोल ऑफ दिस। तो अब अगर एक मोल को फिर मोल को शॉर्ट में MOL भी लिखते हैं, ठीक है, MOL। तो मैंने यहाँ पे मोल लिखा है, यहाँ पे मोल लिखा, तो कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर कोई 2 मोल चीज जैसे कि 6.022000 इतने साइकिल्स आपके पास है, तो उतने साइकिल्स का मास भी तो वही सेम चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस दो अब ऑलवेज ये भी याद रखना कि 2 मोल ऑफ H2 हैं, तो अब मोलर मास क्या होता है, मैंने कहा था चीज सेम ही रहेगा, बस ग्राम में आ जाएगा, नंबर सेम ही रहेगा, बस ग्राम में आ जाएगा। तो हमें ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास H2 प्लस 32 ग्राम O2 गिव्स 36 ग्राम H2O, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये अभी फिलहाल आपको नहीं पता होगी, बट एज अ नॉलेज मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 कंडीशंस होते हैं, STP एंड TP। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके कारण कि कोई भी चीज़ अगर एक गैस है, ऑलवेज वैलिड फॉर गैसेस, 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ATM प्रेशर पे कोई भी गैस 22.4 लीटर का ही, अभी NTP छोड़ो, कोई भी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। हर एक गैस के लिए वैलिड है, हर एक गैस के लिए वैलिड है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ATM प्रेशर पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, STP। मतलब अगर कोई भी गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल गैस विल ऑक्यूपाई दिस मच। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा। तो अब यहाँ पे 2 मोल गैस है, राइट, 2 मोल गैस है। सो इफ आई कम टू द पॉइंट ओवर हियर, तो 2 मोल गैस है, तो 2 इंटू 22.4 यानी कि 44.8 लीटर हाइड्रोजन का, प्लस अब सारे ही गैस है, लेट्स अज्यूम कि वाटर गैस फॉर्म में आ रहा है। मतलब वॉल्यूम एक तरीके से मैं वॉल्यूम को भी अब रिप्रेजेंट तो करता है। अब अगर जैसे कोई मैं लूँ H प्लस Cl गिव्स HCl, तो ये सारे तीनों ही गैस हैं, तो इस केस में इनका जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगा वो यही है, और ये हमें बताएगा, ये वॉल्यूम भी ये हमें बताएगा कि हाँ इतने वॉल्यूम इस गैस के, इतने वॉल्यूम इस गैस के, क्योंकि ये तो सारे रूल्स ही हैं, ये सारे केमिस्ट्री के रूल्स हैं, ये सारे एक बैलेंस्ड इक्वेशन बताता ही है हमें। प्लस अब यहाँ पे 1 मोल है, यानी कि 1 इंटू 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर ऑफ O2 gives ultimately 44.8 लीटर ऑफ H2O। तो इतने सारे चीज हमें एक केमिकल इक्वेशन बताता है। अब बस एक और टॉपिक है एंड देन द चैप्टर विल गेट ओवर। वो क्या टॉपिक है? वो है एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक तरीके से कैसे इक्वेशन बैलेंस किया जाए। जब भी कोई बड़ा इक्वेशन आता है आई ऑलवेज यूज एल्जेब्रा, बिकॉज क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है। क्या तरीका? अब जैसे मैं कोई बड़ा सा इक्वेशन देता हूँ, वेल लेट्स स्टार्ट विद द एल्जेब्रिक मेथड। अब जैसे कोई इक्वेशन है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, या नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, एक और लेते हैं, CuNO3 ट्वाइस गिव्स अपॉन हीटिंग, हीटिंग का साइन डेल्टा है, ओके, गिव्स CuO प्लस NO2 प्लस O2। अब आप इसे बैलेंस करिए वीडियो पॉज करके। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले तो
अलजेब्रिक मेथड कहता है कि हर एक के पहले कोई कोई कोएफिशिएंट लगा दो ए बी सी डी, ठीक है, जितने हैं उतने लगा दो। अब जिसमें सबसे ज़्यादा, जिस साइड में भी या जिस भी पर्टिकुलर चीज़ में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ केमिकल्स हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल टू 1 कर दो। मतलब इधर तो अगर मैं इसको इक्वल टू 1 करूँ क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर तो बाकियों को बैलेंस ही करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको पहले इक्वल टू 1 कर रहा हूँ एंड लेट्स सी क्या अन्य जो कोएफिशिएंट्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो नाउ इट वुड बी ए इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब अब इधर क्या हो गया, रूल कहते हैं कि पहले इसे 1 कर दो जिस साइड भी सबसे ज़्यादा कोएफिशिएंट्स हैं, जिस साइड सबसे ज़्यादा केमिकल्स। तो अब ये 1 हो गया, यानी कि कॉपर का 1 है, तो यहाँ भी कॉपर का मुझे 1 ही करना होगा। तो ठीक है, मैंने इधर कॉपर को बैलेंस कर दिया। अब नाइट्रोजन का इधर n का 2 है, n इधर 1 है तो इधर 2 कर दिया, तो n का 2 है इधर, या राइट, n का 2 एटम्स है, तो n का मुझे 2 एटम्स लाना है, तो इधर मुझे 2 करना पड़ेगा। अब हमें इससे बैलेंस करना है, बस ऑक्सीजन बच गया। अब ऑक्सीजन का अभी फिलहाल कितने, 3 into 2 6 एटम्स है, इधर 1 एटम है, इधर 2 into 2 4 एटम है, और इधर क्या है 2d एटम है, राइट। तो 6 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू हाफ। तो अब रूल कहता है कि सभी को पहले लिख लो, उसके बाद फिर जो भी है डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो उसको बैलेंस कर दो, मतलब रैशनलाइज करना, और कुछ नहीं। रैशनल तो है ही, फ्रैक्शन में नहीं रखना है, बस फ्रैक्शन में नहीं रखना है, बस ये रूल है। तो अब ये आ गए हमारे फाइनल कोएफिशिएंट्स ए बी सी डी। तो पहले फिर से मैं रिएक्शन लिख देता हूँ एंड देन वी विल सिंपली राइट द कोएफिशिएंट्स। देखिए कितना आसान हो गया। अभी मैं अगर बैलेंस करने बैठता हूँ मुझे भी लग जाता 1 मिनट। ये तो बहुत छोटा लिया है मैंने, कई क्वेश्चन तो इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब यहाँ से। सो यू कैन इमेजिन कि उस केस में क्या करेंगे हम अगर आ गया कभी किसी एग्जाम में। पहले सबसे ज़्यादा चीज़ है जिनमें उसको इक्वल टू 1 कर दो, बाकी चीज़ों को उससे इक्वल करो, फिर जो बचा उसको ऐसे करके प्रोसेस करना है बस। अब ए बी सी डी हमारे पास आ ही गए, तो इधर 2 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 4 आ गया और इधर 1 आ गया। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन केमिकल इक्वेशंस खत्म होता है। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बचे हैं, वो भी बता देता हूँ। रेडॉक्स कहते हैं इन्हें। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि या तो किसी चीज़ में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, या तो उसमें से रिडक्शन या एडिशन ऑफ O2 हो रहा है किसी चीज़ में, या हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है या हाइड्रोजन हटा दिया जा रहा है, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूँ, या गेन नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं ऐसे लिखता हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो सारी चीज़ें ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी चीज़ में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के सिंबल्स में, या रिमूविंग ऑफ O2, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शंस के पहले कुछ और टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, जैसे रेडॉक्स भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रेडॉक्स हमने कर लिया, उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब जैसे A+B गिव्स AB, तो इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस भी कहते हैं। अब AB गिव्स A+B, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AB+C gives A+BC, नहीं CB होगा, A+CB, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, राइट। B चला गया C के पास, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अपने जगह से B डिस्प्लेस हो गया, दूसरे की जगह पे चला गया। अब AB+CD gives AD+CB, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दोनों ही चीज़ें कहते हैं इसे।
डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो बी पार्ट था वो सी के साथ चला गया, सी वाला जो था वो ए के साथ आ गया। तो ये कुछ और टाइप्स के रिएक्शंस हैं, सारे के कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। अब जैसे मैं कहूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के, जैसे H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S, राइट। बैलेंस करो। अब सबसे पहला काम है हमारा बैलेंस करना, हो गया बैलेंस। अब अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन तो सल्फर से हट गया, मतलब क्या हुआ, सल्फर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन पहले अकेला था, बाद में हाइड्रोजन के साथ बंध आ गया, सो दैट इज क्लोरीन हैज बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया उसके साथ। तो मतलब रिडक्शन साथ में हो रहा है, ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि कोई ऐसी चीज होगा जो कि क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा होगा, तो दैट थिंग इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जनरली दो ही चीजें होती हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, दो ही रिएक्शन प्रोडक्ट होते हैं। तो द अदर वन व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे आप याद कर लो, ऑलवेज हेल्प करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। अब जैसे डिकम्पोजिशन का क्या होगा एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ Al2O3 गिव्स एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस किया जाए। पहले तो ऑक्सीजन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑड इवन का पेयर है, ये कभी नहीं, पहले अगर कहीं भी ऑक्सीजन में ऑड इवन देख लो, सबसे पहले ऑक्सीजन को कर दो, बाकी तो फिर चेंज हो ही जाएंगे अपने आप। सबसे पहले ऑड इवन को मैंने ठीक कर दिया, अब बचे क्या, एल्यूमिनियम को इधर फोड़ोगे तो इधर एल्यूमिनियम, तो ये बैलेंस हो गया। तो अब a single product decomposes to form different products, a single reactant decomposes to form different products, so that is called decomposition reaction। ये भी हो गया हमारा एक एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब जैसे मैं कहूँ सिंथेसिस या डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन का जो होता है, जैसे ये एक एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस किया जाए, ये आएगा। तो when two reactants combine to form a single product, and that is called the combination reaction या synthesis। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे 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 अगर मैं कहूँ सोडियम प्लस FeCl2, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस Fe। क्यों, क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, विथ रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग एज वी गो अप, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब ऐसे ही एक और रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, जो किसी भी पार्ट किसी भी मॉलिक्यूल में दो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। तो जो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, जिन्हें हैलाइड्स कहते हैं, उनकी सीरीज कुछ ऐसी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये भी ऐसे इंक्रीज होते हैं। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट रिएक्टिव इन दिस सीरीज, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसे भी अगर बैलेंस, अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्लोरीन यहाँ था, क्लोरीन के सक्के इसके पास आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब वैसे ही आप और भी रिएक्शंस बना लीजिए, किसी भी लोअर चीज़ का सॉल्ट किसी भी अपर चीज़ के सॉल्ट के साथ कंबाइन करके, ऐसे आप कई रिएक्शंस बना सकते हो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ख़त्म होता है। एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वट एवर इज़ देयर इन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और हमने इतना कर लिया कि NSCS तक हमारा चल जाएगा इस चैप्टर से। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, विल डू इट। और भी 10th के लेक्चर्स में अपलोड करूँगा, उसमें मोलर मास, देन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मोलारिटी, मोलैलिटी, डाइपोल मूवमेंट, वो 11th का है।
many things are there which are asked in NSCGS because उसका लेवल बहुत हाई होता है. सो डरने की बात नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ. आई विल प्रिपेयर यू एंड यू विल बी मेड सच कि आप बस वीडियोस को लास्ट तक एंड तक देखते जाओ, 2-3 बार देख लो, यू विल गेट सो मच प्रिपेयर्ड कि आपका NSCGS हो जाएगा. इवन IIT या नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेस तो बनाना पड़ेगा. नीट में भी बायो भी अगर आप लेंगे, फिज़िक्स तो साथ में रहेगा ही, केमिस्ट्री तो साथ में रहेगा ही. सो यू विल हैव टू स्टडी दैट. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी जर्नी. कीप स्टडिंग, कीप be in contact with us and keep watching my videos, and do like, share and subscribe the videos whatever I post for you. Okay, so thank you and bye bye for today. Meet you in the next video.